आपको क्या लगता है कि अविश्वसनीय रूप से यथार्थवादी ग्राफिक्स वाले वीडियो गेम चलाते समय आपका ग्राफिक्स कार्ड हर सेकंड कितनी गणनाएं करता है? शायद 100 मिलियन। खैर, 1996 से मारियो 67 को चलाने के लिए एक सेकंड में 100 मिलियन गणनाएं आवश्यक हैं। हमें और अधिक शक्ति की आवश्यकता है, शायद एक सेकंड में 100 बिलियन गणनाएं। खैर, तब आपके पास एक ऐसा कंप्यूटर होगा जो 2011 में माइनक्राफ्ट चला सकता था। साइबरपंक 2077 जैसे सबसे यथार्थवादी वीडियो गेम चलाने के लिए आपको एक ऐसे ग्राफिक्स कार्ड की आवश्यकता होती है जो प्रति सेकंड लगभग 36 ट्रिलियन गणनाएं कर सके। यह एक अकल्पनीय रूप से बड़ी संख्या है। इसलिए आइए इसे अवधारणा बनाने का प्रयास करने के लिए एक सेकंड लें। हर सेकंड में एक बार एक लंबी गुणन समस्या हल करने की कल्पना करें। अब मान लें कि ग्रह पर हर कोई एक समान प्रकार की गणना करता है, लेकिन अलग-अलग संख्याओं के साथ। इस ग्राफिक्स कार्ड के बराबर 1 मिनट 3 सेकंड कंप्यूटेशनल पावर और इसकी 33 ट्रिलियन गणना प्रति सेकंड तक पहुंचने के लिए हमें लगभग 4400 पृथ्वी की आवश्यकता होगी, जो लोगों से भरी हों, सभी एक साथ काम करें और हर सेकंड में एक गणना पूरी करें। यह सोचना काफी हैरान करने वाला है कि एक डिवाइस इन सभी गणनाओं को मैनेज कर सकती है। इसलिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि ग्राफिक्स कार्ड दो हिस्सों में कैसे काम करते हैं। सबसे पहले हम इस ग्राफिक्स कार्ड को खोलेंगे और अंदर के विभिन्न घटकों के साथ-साथ जीपीयू या ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट के भौतिक डिजाइन और आर्किटेक्चर का पता लगाएंगे। दूसरा, हम कंप्यूटेशनल आर्किटेक्चर का पता लगाएंगे और देखेंगे कि जीपीयू डेटा के पहाड़ों को कैसे प्रोसेस करते हैं। तो बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं। यह वीडियो माइक्रोन द्वारा प्रायोजित है, जो इस ग्राफिक्स कार्ड के अंदर ग्राफिक्स मेमोरी का निर्माण करता है। जीपीयू के सभी भागों में जाने से पहले आइए पहले जीपीयू और सीपीयू के बीच अंतर को समझें। इस ग्राफिक्स कार्ड के अंदर ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट या जीपीयू में 10,000 से ज्यादा कोर हैं। हालांकि जब हम सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को देखते हैं, जो मदरबोर्ड पर माउंटेड है, तो हमें केवल 24 कोर वाला एक इंटीग्रेटेड सर्किट या चिप मिलता है। तो कौन सा ज्यादा? तो 45 शक्तिशाली है। 10,000 24 से बहुत ज्यादा है। इसलिए आपको लगेगा कि जीपीयू ज्यादा शक्तिशाली है। हालांकि यह उससे कहीं ज्यादा जटिल है। एक उपयोगी सादृश्य जीपीयू को एक विशाल कार्गो जहाज और सीपीयू को एक जंबो जेट एयरप्लेन के रूप में सोचना है। कार्गो क्षमता की मात्रा गणनाओं और डेटा की मात्रा है, जिसे संसाधित किया जा सकता है। और जहाज या हवाई जहाज की गति वह दर है जिस पर उन गणनाओं और डेटा को कितनी तेजी से संसाधित किया जा रहा है। अनिवार्य रूप से यह बहुत बड़ी संख्या में गणनाओं के बीच एक व्यापार बंद है, जो धीमी गति से निष्पादित की जाती है, बनाम कुछ गणनाएं जो बहुत तेज गति से की जा सकती हैं। एक और महत्वपूर्ण अंतर यह है कि हवाई जहाज बहुत अधिक लचीले होते हैं, क्योंकि वे यात्रियों, पैकेजों या कंटेनरों को ले जा सकते हैं और हजारों हवाई अड्डों में से किसी एक पर उड़ान भर सकते हैं और उतर सकते हैं। इसी तरह सीपीयू लचीले होते हैं, क्योंकि वे कई तरह के प्रोग्राम और निर्देश चला सकते हैं। हालांकि विशाल मालवाहक जहाज केवल कंटेनर ले जाते हैं, जिसमें भारी मात्रा में सामग्री होती है और बंदरगाहों के बीच यात्रा करने तक ही सीमित होते हैं। इसी तरह जीपीयू सीपीयू की तुलना में बहुत कम लचीले होते हैं और केवल बुनियादी अंकगणित जैसे सरल निर्देश ही चला सकते हैं। इसके अतिरिक्त जीपीयू ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चला सकते या इनपुट डिवाइस या नेटवर्क के साथ इंटरफेस नहीं कर सकते। ये सादृश्य सही नहीं है, लेकिन ये इस सवाल का जवाब देने में मदद करता है कि कौन तेज है, सीपीयू या जीपीयू। अनिवार्य रूप से यदि आप डेटा के पहाड़ों में गणनाओं का एक सेट करना चाहते हैं, तो जीपीयू कार्य को पूरा करने में तेज होगा। हालांकि यदि आपके पास बहुत कम डेटा है जिसका मूल्यांकन जल्दी से करने की आवश्यकता है, तो सीपीयू तेज होगा। इसके अलावा यदि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने या विभिन्न अनुप्रयोगों और हार्डवेयर की एक विस्तृत श्रृंखला में नेटवर्क कनेक्शन का समर्थन करने की आवश्यकता है, तो आपको सीपीयू की आवश्यकता होगी।
हम सीपीयू आर्किटेक्चर पर एक अलग वीडियो की योजना बना रहे हैं, इसलिए सदस्यता लेना सुनिश्चित करें ताकि आप इसे मिस न करें। लेकिन चलिए, अब इस ग्राफिक्स कार्ड के बारे में विस्तार से जानते हैं और देखते हैं कि यह कैसे काम करता है। इस ग्राफिक्स कार्ड के बीच में प्रिंटेड सर्किट बोर्ड या पीसीबी है, जिस पर सभी विभिन्न घटक लगे हुए हैं। और हम दिमाग की खोज करके शुरू करेंगे, जो कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट या जीपीयू है। जब हम इसे खोलते हैं तो हमें GA102 नामक एक बड़ी चिप या ढाई मिलती है, जो 28.3 बिलियन ट्रांजिस्टर से बनी है। चिप के अधिकांश क्षेत्र पर प्रोसेसिंग कोर का कब्जा है, जिसमें एक पदानुक्रमित संगठन है। विशेष रूप से चिप को 7 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग क्लस्टर या जीपीसी में विभाजित किया गया है, और प्रत्येक प्रोसेसिंग क्लस्टर के भीतर 12 स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर या ईसेम हैं। इसके बाद इनमें से प्रत्येक स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर के अंदर 4 वॉर्प और एक रे ट्रेसिंग कोर हैं, और फिर प्रत्येक के अंदर 22 क्यूडा या शेडिंग कोर और एक टेंसर कोर है। पूरे जीपीयू में 10,752 क्यूडा कोर, 336 टेंसर कोर और 84 रे ट्रेसिंग कोर हैं। ये तीन प्रकार के कोर जीपीयू की सभी गणनाएं निष्पादित करते हैं, और प्रत्येक का एक अलग कार्य होता है। सीयूडा कोर को सरल बाइनरी कैलकुलेटर के रूप में माना जा सकता है, जिसमें एक जोड़ बटन, एक गुणा बटन और कुछ अन्य होते हैं, और वीडियो गेम चलाते समय सबसे अधिक उपयोग किए जाते हैं। लेकिन सबसे कम है, और रे ट्रेसिंग एल्गोरिदम को निष्पादित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। अब जब हम इस चिप के अंदर के कंप्यूटेशनल संसाधनों को समझते हैं, तो एक दिलचस्प तथ्य यह है कि 3080, 3090, 3080 टी और 3090 टी ग्राफिक्स कार्ड सभी अपने जीपीयू के लिए एक ही GA102 चिप डिजाइन का उपयोग करते हैं। ये विरोधाभासी लग सकता है, क्योंकि उनकी कीमतें अलग-अलग हैं और उन्हें अलग-अलग वर्षों में जारी किया गया था, लेकिन यह सच है। तो ऐसा क्यों है? खैर, विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान कभी-कभी पैटर्निंग त्रुटियां, धूल के कण या अन्य विनिर्माण मुद्दे नुकसान का कारण बनते हैं और सर्किट के दोषपूर्ण क्षेत्र बनाते हैं। एक छोटे से दोष के कारण पूरी चिप को फेंकने के बजाय इंजीनियर दोषपूर्ण क्षेत्र का पता लगाते हैं और आसपास के सर्किट को स्थायी रूप से अलग और निष्क्रिय कर देते हैं। अत्यधिक दोहराव वाले डिजाइन वाले जीपीयू के होने से एक कोर में एक छोटा सा दोष केवल उस विशेष स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर सर्किट को नुकसान पहुंचाता है और चिप के अन्य क्षेत्रों को प्रभावित नहीं करता। परिणाम स्वरूप इन चिप्स का परीक्षण किया जाता है और दोषों की संख्या के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है या बिन किया जाता है। 3090 टी ग्राफिक्स कार्ड में दोष रहित GA102 चिप्स हैं, जिसमें सभी 10,752 क्यूडा कोर ठीक से काम कर रहे हैं। 3090 में 10,496 कोर काम कर रहे हैं। 3008-10T में 740 कोर काम कर रहे हैं। 10,240 हैं, और 3080 में 8,704 स्यूडा कोर काम कर रहे हैं, जो 16 क्षतिग्रस्त और निष्क्रिय स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर होने के बराबर है। इसके अतिरिक्त विभिन्न ग्राफिक्स कार्ड अपनी अधिकतम क्लॉक स्पीड और जीपीयू को सपोर्ट करने वाली ग्राफिक्स मेमोरी की मात्रा और पीढ़ी के आधार पर भिन्न होते हैं, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। चूंकि हम इस GA102 जीपीयू चिप की भौतिक संरचना पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो आइए इनमें से किसी एक सीयूडा कोर पर झूम करके देखें कि यह कैसा दिखता है। इस सरल कैलकुलेटर के अंदर लगभग 4,10,000 ट्रांजिस्टर का लेआउट है। 50,000 ट्रांजिस्टर का यह खंड ए गुणा बी प्लस सी का संचालन करता है, जिसे फ्यूज्ड गुणा और जोड़ या FMA कहा जाता है, और यह ग्राफिक्स कार्ड द्वारा किया जाने वाला सबसे आम संचालन है। सीयूडा कोर का आधा हिस्सा बाइट फ्लोटिंग पॉइंट नंबरों का उपयोग करके FMA निष्पादित करता है, जो अनिवार्य रूप से वैज्ञानिक संकेतन है, और कोर का दूसरा आधा हिस्सा या तो 22 बिट पूर्णांक या 22 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबरों का उपयोग करता है। इस कोर के अन्य खंड नकारात्मक संख्याओं को समायोजित करते हैं और अन्य सरल कार्य करते हैं, जैसे बिट शिफ्टिंग और बिट मास्किंग।
साथ ही आने वाले निर्देशों और ऑपरेंड को इकट्ठा करना और कतारबद्ध करना और फिर परिणामों को संचित करना और आउटपुट करना। नतीजतन, यह सिंगल कोर सीमित संख्या में कार्यों के साथ एक सरल कैलकुलेटर है। यह कैलकुलेटर प्रत्येक क्लॉक साइकिल में एक गुणा और एक जोड़ ऑपरेशन पूरा करता है और इसलिए इस 3090 ग्राफिक्स कार्ड और इसके 10,0496 कोर और 1.7 गीगाहर्ट्ज क्लॉक के साथ हमें एक सेकंड में 35.6 ट्रिलियन गणनाएं मिलती हैं। हालांकि यदि आप सोच रहे हैं कि जीपीयू विभाजन, वर्गमूल और त्रिकोणमितीय कार्यों जैसे अधिक जटिल कार्यों को कैसे संभालता है, तो ये कैलकुलेटर ऑपरेशन विशेष फंक्शन इकाइयों द्वारा किए जाते हैं, जो बहुत कम हैं, क्योंकि उनमें से केवल 4 प्रत्येक स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर में पाए जा सकते हैं। अब जब हमें समझ आ गया है कि एक सिंगल कोर के अंदर क्या है, तो आइए जूम आउट करें और जीए 102 चिप के अन्य खंडों पर एक नजर डालें। किनारे के आसपास हमें 12 ग्राफिक्स मेमोरी नियंत्रक, एनवी लिंक नियंत्रक और पीसीआई इंटरफेस मिलते हैं। नीचे की तरफ 6 मेगाबाइट लेवल 2 एसआरएम मेमोरी कैश है और यहाँ गीगाथ्रेड इंजन है, जो अंदर के सभी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग क्लस्टर और स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर को मैनेज करता है। अब जबकि हमने इस GAX2 जीपीयू की भौतिक संरचना का पता लगा लिया है, तो आइए जूम आउट करें और ग्राफिक्स कार्ड के अंदर के अन्य भागों पर एक नज़र डालें। इस तरफ डिस्प्ले को प्लग करने के लिए विभिन्न पोर्ट हैं। दूसरी तरफ आने वाला 12 वोल्ट का पावर कनेक्टर है और फिर यहाँ पीसीआई पिन है, जो मदरबोर्ड में प्लग होते हैं। पीसीबी पर अधिकांश छोटे घटक वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल का निर्माण करते हैं, जो आने वाले 12 वोल्ट को लेता है और इसे 1.11 वोल्ट में परिवर्तित करता है और जीपीयू को सैकड़ों वॉट बिजली की आपूर्ति करता है। क्योंकि यह सारी शक्ति जीपीयू को गर्म करती है, ग्राफिक्स कार्ड का अधिकांश वजन हीट सिंक के रूप में होता है, जिसमें 4 हीट पाइप होते हैं जो जीपीयू और मेमोरी चिप्स से हीट को रेडिएटर फिन तक ले जाते हैं, जहां पंखे फिर हीट को हटाने में मदद करते हैं। शायद जीपीयू के अलावा कुछ सबसे महत्वपूर्ण घटक ग्राफिक्स मेमोरी चिप्स हैं, जिन्हें तकनीकी रूप से जेड DDR6 XSDRA एम कहा जाता है और इन्हें माइक्रोन द्वारा निर्मित किया गया था, जो इस वीडियो का प्रायोजक है। जब भी आप कोई वीडियो गेम शुरू करते हैं या लोडिंग स्क्रीन का इंतजार करते हैं, तो लोड होने में लगने वाला समय ज्यादातर किसी विशेष दृश्य या वातावरण के सभी 3D मॉडल को सॉलिड स्टेट ड्राइव से इन ग्राफिक्स मेमोरी चिप्स में ले जाने में व्यतीत होता है। जैसा कि पहले बताया गया है, जीपीयू के पास अपने 6 मेगाबाइट शेयर्ड लेवल 2 कैश में थोड़ी मात्रा में डेटा स्टोरेज है, जो वीडियो गेम के वातावरण के लगभग इतने ही हिस्से को स्टोर कर सकता है। इसलिए वीडियो गेम को रेंडर विशेष रूप से ये 24 चिप्स एक समय में संयुक्त 384 बिट्स स्थानांतरित करते हैं, जिसे बस की चौड़ाई कहा जाता है, और कुल डेटा जिसे स्थानांतरित किया जा सकता है या बैंडविड्थ लगभग 1.15 टेराबाइट प्रति सेकंड है। इसके विपरीत DRAM की छड़ें जो सीपीयू का समर्थन करती हैं, उनमें केवल 67 बिट बस की चौड़ाई होती है और अधिकतम बैंडविड्थ 67 गीगाबाइट प्रति सेकंड के करीब होती है। एक दिलचस्प बात यह है कि आप सोच सकते हैं कि कंप्यूटर केवल बाइनरी 1 और 0 का उपयोग करके काम करते हैं। हालांकि स्थैतिक स्थानांतरण दरों को बढ़ाने के लिए GDDR6X और नवीनतम ग्राफिक्स मेमोरी GDDR7 बस तारों के पार केवल 0 और 1 से परे कई वोल्टेज स्तरों का उपयोग करके डेटा भेजते और प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए JDDR7 बाइनरी बिट्स को टर्नरी अंकों में या PAM3 प्रतीकों को 0, 1 और ऋणात्मक 1 के वोल्टेज के साथ संयोजित करने के लिए 3 अलग-अलग एन्कोडिंग योजनाओं का उपयोग करता है। यहाँ एन्कोडिंग योजना है कि कैसे 3 बाइनरी बिट्स को 2 टर्नरी अंकों में एनकोड किया जाता है और इस योजना को 11 बिट से 7 टर्नरी अंक एन्कोडिंग योजना के साथ जोड़ा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप केवल 176 टर्नरी अंकों का उपयोग करके 276 बाइनरी बिट्स भेजे जाते हैं। पिछली पीढ़ी के JDGDRA6, जो इस 3090 ग्राफिक्स कार्ड में मेमोरी है,
ने 4 अलग-अलग वोल्टेज स्तरों का उपयोग करके 2 बिट्स डेटा भेजने के लिए PAM4 नामक एक अलग एन्कोडिंग योजना का उपयोग किया। हालांकि ग्राफिक्स मेमोरी उद्योग के इंजीनियरों ने एनकोडर जटिलता को कम करने, सिग्नल टू शोर अनुपात में सुधार करने और बिजली दक्षता में सुधार करने के लिए ग्राफिक्स चिप्स की भविष्य की पीढ़ियों के लिए PAM3 पर स्विच करने पर सहमति व्यक्त की। माइक्रोन सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार नवाचार प्रदान करता है कि कितना डेटा हर सेकंड स्थानांतरित किया जा सकता है और अत्याधुनिक मेमोरी चिप्स डिजाइन करने के लिए माइक्रोन द्वारा एक और उन्नति HBM या उच्च बैंडविड्थ मेमोरी का विकास है जो AI चिप्स को घेरती है। HBM को DRAM मेमोरी चिप्स के ढेर से बनाया गया है और स्टैक को एक चिप में जोड़ने के लिए TSVs या सिलिकॉन वायर्स के माध्यम से का उपयोग करता है, जो अनिवार्य रूप से AI मेमोरी का एक क्यूब बनाता है। हाई बैंडविड्थ मेमोरी की नवीनतम पीढ़ी के लिए, जो कि HBM3E है, एक सिंगल क्यूब में 24 से 33 गीगाबाइट तक मेमोरी हो सकती है। इस प्रकार AI चिप के आसपास 192 गीगाबाइट हाई स्पीड मेमोरी मिलती है। अगली बार जब आप AI एक्सेलरेटर सिस्टम खरीदें, तो सुनिश्चित करें कि यह माइक्रोन के HBM3E का उपयोग करता है, जो प्रतिस्पर्धी उत्पादों की तुलना में 30% कम बिजली का उपयोग करता है। हालांकि जब तक आप AI डेटा सेंटर नहीं बना रहे हैं, आप इनमें से किसी एक सिस्टम को खरीदने के लिए बाजार में नहीं होंगे, जिनकी कीमत $25,000 से $40,000 के बीच है और कुछ वर्षों के लिए बैको नर्डर पर हैं। यदि आप हाई बैंडविड्थ मेमोरी या माइक्रोन की 16 से 29 अगली पीढ़ी की ग्राफिक्स जो अत्याधुनिक चिप्स पर नवाचार करने में मदद करें और आप इस लिंक का उपयोग करके माइक्रोन के लिए काम करने के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब जबकि हमने इस ग्राफिक्स कार्ड और GPU के अंदर कई भौतिक घटकों का पता लगा लिया है, तो चलिए अब कंप्यूटेशनल आर्किटेक्चर का पता लगाते हैं और देखते हैं कि वीडियो गेम ग्राफिक्स और बिटकॉइन माइनिंग जैसे एप्लीकेशन किस तरह से शर्मनाक समानांतर संचालन चलाते हैं। हालांकि यह एक मूर्खतापूर्ण नाम की तरह लग सकता है, शर्मनाक समानांतर वास्तविकता नहीं होती है और वीडियो गेम रेंडरिंग और बिटकॉइन माइनिंग आसानी से इस श्रेणी में आते हैं। अनिवार्य रूप से GPU SIMD नामक सिद्धांत का उपयोग करके शर्मनाक समानांतर समस्याओं को हल करते हैं, जिसका अर्थ है एकल निर्देश एका टेबल पर यह काउबॉय हैट लगभग 28,000 त्रिभुजों से बना है, जो लगभग 14,000 कोने को एक साथ जोड़कर बनाए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक में X, Y और Z निर्देशांक हैं। ये शीर्ष निर्देशांक मॉडल स्पेस नामक एक समन्वय प्रणाली का उपयोग करके बनाए गए हैं, जिसमें 0,0,0 का मूल बिंदु टोपी के केंद्र में है। 3D दुनिया बनाने के लिए हम सैकड़ों ऑब्जेक्ट्स को, जिनमें से प्रत्येक का अपना मॉडल स्पेस होता है, दुनिया के माहौल में रखते हैं और कैमरे को यह बताने में सक्षम होने के लिए कि प्रत्येक ऑब्जेक्ट अन्य ऑब्जेक्ट्स के सापेक्ष कहाँ है, हमें प्रत्येक अलग-अलग मॉडल स्पेस से सभी वर्टिस को साझा दुनिया निर्देशांक प्रणाली या दुनिया के स्पेस में बदलना या रूपांतर ऐट के 14,000 वर्टिस को दुनिया के स्पेस में कैसे बदल सकते हैं। खैर, हम एक ही निर्देश का उपयोग करते हैं जो दुनिया के स्पेस में हैट के मूल की स्थिति को मॉडल स्पेस में एक ही वर्टेक्स के संगत X, Y और Z निर्देशांक में जोड़ता है। इसके बाद हम इस निर्देश को कई डेटा में कॉपी करते हैं, जो कि टोपी बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले अन्य हजारों कोने के सभी शेष X, Y और Z निर्देशांक हैं। इसके बाद हम टेबल और दृश्य में मौजूद सैकड़ों अन्य वस्तुओं के लिए भी यही करते हैं, हर बार एक ही निर्देश का उपयोग करते हुए, लेकिन विश्व अंतरिक्ष में अलग-अलग वस्तुओं के निर्देशांक और मॉडल अंतरिक्ष में प्रत्येक वस्तु के हजारों कोने के साथ। परिणामस्वरूप सभी वस्तुओं के सभी कोने और त्रिकोण एक सामान्य विश्व अंतरिक्ष निर्देशांक प्रणाली में परिवर्तित हो जाते हैं और कैमरा अब यह निर्धारित कर सकता है कि कौन सी वस्तुएं सामने हैं
SIMD या सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा की शक्ति को दर्शाता है और कैसे एक ही निर्देश को दृश्य के भीतर कुल 8.3 मिलियन वर्टिस के साथ 5,629 अलग-अलग ऑब्जेक्ट्स पर लागू किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप 25 मिलियन अतिरिक्त गणनाएं होती हैं। SIMD और शर्मनाक समानांतर कार्यक्रमों की कुंजी यह है कि इन लाखों गणनाओं में से प्रत्येक की किसी अन्य गणना पर कोई निर्भरता नहीं है और इस प्रकार इन सभी गणनाओं को जीपीयू में वर्टेक्स ट्रांसफॉर्मेशन, एक जटिल वीडियो गेम ग्राफिक्स रेंडरिंग पाइपलाइन के पहले चरणों में से एक है और हमारे पास एक अलग वीडियो है जो इन अन्य चरणों में से प्रत्येक में गहराई से जाता है। साथ ही हमने प्रत्येक ऑब्जेक्ट के रोटेशन और स्केल के लिए परिवर्तनों को छोड़ दिया, लेकिन इन मानों को शामिल करना एक समान प्रक्रिया है जिसके लिए अतिरिक्त SIMD गणनाओं की आवश्यकता होती है। अब जब हमें SIMD की एक सरल समझ हो गई है, तो आइए चर्चा करें कि यह कंप्यूटेशनल आर्किटेक्चर भौतिक आर्किटेक्चर से कैसे मेल खाता है। अनिवार्य रूप से प्रत्येक निर्देश एक थ्रेड द्वारा पूरा किया जाता है और यह थ्रेड एक एकल स्यूडा कोर से मेल खाता है। थ्रेड्स 12 के समूहों में बंडल किए जाते हैं जिन्हें वॉर्प कहा जाता है और निर्देशों का एक ही क्रम वॉर्प में सभी थ्रेड्स को जारी किया जाता है। इसके बाद वॉर्प को थ्रेड ब्लॉक में समूहीकृत किया जाता है जिन्हें स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर द्वारा नियंत्रित किया जाता है और फिर अंत में थ्रेड ब्लॉक को ग्रिड में समूहीकृत किया जाता है जिन्हें समग्र जीपीयू में कंप्यूट किया जाता है। इन सभी संगणनाओं को गीगा थ्रेड इंजन द्वारा प्रबंधित या शेड्यूल किया जाता है जो थ्रेड ब्लॉक्स को उपलब्ध स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसरों में कुशलतापूर्वक मैप करता है। एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि SIMD आर्किटेक्चर के भीतर एक वॉरप में सभी 32 थ्रेड्स समान निर्देशों का पालन करते हैं और एक दूसरे के साथ लॉक स्टेप में होते हैं, एक तरह से सैनिकों के एक दल की तरह एक साथ चलते हैं। ये लॉक स्टेप निष्पादन लगभग 2016 तक जीपीयू पर लागू होता था। हालांकि नए जीपीयू SIMT आर्किटेक्चर या एकल निर्देश कई थ्रेड्स का पालन करते हैं। SIMD और SIMT के बीच अंतर यह है कि जबकि दोनों प्रत्येक थ्रेड को निर्देशों का एक ही सेट भेजते हैं, इसके अतिरिक्त सीमट के साथ स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर के भीतर सभी थ्रेड एक साझा 128 किलोबाइट L1 कैश का उपयोग करते हैं और इस प्रकार डेटा जो एक थ्रेड द्वारा आउटपुट किया जाता है, बाद में एक अलग थ्रेड द्वारा उपयोग किया जा सकता है। SIMD से SIMT डेटा निर्भर सशर्त शाखाओं के माध्यम से ताना विचलन का सामना करते समय अधिक लचीलापन प्रदान करता है और थ्रेड्स के लिए बैरियर सिंक्रोनाइजेशन तक पहुंचने के लिए आसान पुनर्संयोजन प्रदान करता है। अनिवार्य रूप से जीपीयू के नए आर्किटेक्चर अधिक लचीले और कुशल हैं, खासकर जब कोड में शाखाओं का सामना करना पड़ता है। एक अतिरिक्त नोट यह है कि यद्यपि आप सोच सकते हैं कि शब्द ताना ताना ड्राइव से लिया गया है, यह वास्तव में बुनाई से आता है और विशेष रूप से जैकवार्ड लूम से। 1804 के इस करघे ने जटिल पैटर्न को एक साथ बुनने के लिए एक सेट से विशिष्ट थ्रेड्स का चयन करने के लिए प्रोग्राम करने योग्य पंच कार्ड का उपयोग किया। लूम जितने आकर्षक हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम विषय जो हम खोजेंगे वे हैं बिटकॉइन माइनिंग, टेंसर कोर और न्यूरल नेटवर्क। लेकिन सबसे पहले हम आपसे यह अनुरोध करना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक करें, नीचे एक त्वरित टिप्पणी लिखें, इसे किसी सहकर्मी, मित्र या सोशल मीडिया पर साझा करें और यदि आपने अभी तक सदस्यता नहीं ली है, तो सदस्यता लें। ब्रांच एजुकेशनिंग पाठ्यक्रम में संयोजित करना है। लाइक करने, सदस्यता लेने और नीचे टिप्पणी करने में कुछ सेकंड का समय लेने से हमें बहुत मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे पास AMA और पर्दे के पीछे की फुटेज वाला एक पैट्रियन पेज है और यदि आपको हमारा काम उपयोगी लगता है तो हम किसी भी सहायता की सराहना करेंगे। धन्यवाद। तो अब जब हमने यह पता लगा लिया है कि वीडियो गेम में सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल थ्रेड्स का उपयोग कैसे किया जाता है, तो आइए संक्षेप में चर्चा करें कि शुरुआत में बिटकॉइन माइनिंग के लिए जीपीयू का उपयोग क्यों किया जाता था।
पर एक ब्लॉक बनाने के लिए इस SHA-256 हैशिंग एल्गोरिदम डेटा के एक सेट पर चलाया जाता है, जिसमें लेन-देन, एक टाइम स्टैम्प, अतिरिक्त डेटा और एक यादृच्छिक संख्या जिसे नॉन्स कहा जाता है, के माध्यम से इन मानों को फीड करने के बाद एक यादृच्छिक 256 बिट मान आउटपुट होता है। आप इस एल्गोरिदम को लॉटरी टिकट जनरेटर के रूप में सोच सकते हैं, जहां आप लॉटरी नंबर नहीं चुन सकते हैं, लेकिन इनपुट डेटा के आधार पर SHA-256 एल्गोरिदम एक यादृच्छिक लॉटरी टिकट नंबर उत्पन्न करता है। इसलिए यदि आप नॉन्स मान बदलते हैं और शेष लेन-देन डेटा को समान रखते हैं, तो आप एक नया यादृच्छिक लॉटरी टिकट नंबर उत्पन्न करेंगे। इस बिटकॉइन माइनिंग लॉटरी का विजेता पहला यादृच्छिक रूप से उत्पन्न लॉटरी नंबर है, जिसमें पहले 8 शब्द बिट्स सभी शून्य हैं, जबकि शेष 176 मान मायने नहीं रख। लगभग 95 मिलियन SHA-256 हैश या 95 मिलियन यादृच्छिक रूप से क्रमांकित लॉटरी टिकट उत्पन्न कर सकता है, और उम्मीद है कि उन लॉटरी नंबरों में से एक में पहले 80 अंक सभी शून्य होंगे। हालांकि आजकल ASI या एप्लीकेशन विशिष्ट एकीकृत सर्किट से भरे कंप्यूटर प्रति सेकंड 250 ट्रिलियन हैश या 2600 ग्राफिक्स कार्ड के बराबर प्रदर्शन करते हैं, जिससे ग्राफिक्स कार्ड बिटकॉइन माइनिंग करते समय एक छम्मच की तरह दिखते हैं, जो एक खुदाई करने वाले ASIC माइनिंग कंप्यूटर के बगल में होता है। आइए आगे टेंसर कोर के डिजाइन पर चर्चा करें। जनरेटिव AI और न्यूरल नेटवर्क को कवर करने के लिए कई पूर्ण लंबाई वीडियो की आवश्यकता होगी, इसलिए हम सटीक मैट्रिक्स टेंसर कोर 3 मैट्रिसेस लेते हैं और पहले 2 को गुणा करते हैं, तीसरे को जोड़ते हैं और फिर परिणाम आउटपुट करते हैं। आइए आउटपुट के एक मान को देखें। यह मान पहले मैट्रिक्स की पहली पंक्ति के मानों के योग के बराबर होता है, जिसे दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के मानों से गुणा किया जाता है और फिर तीसरे मैट्रिक्स के संगत मान को जोड़ा जाता है। चूंकि तीनों इनपुट मैट्रिसेस के सभी मान एक ही समय पर तैयार होते हैं, टेंसर कोर मैट्रिक्स गुणन और योग की सभी गणनाएं एक साथ पूरी करते हैं। न्यूरल नेटवर्क और जनरेटिव AI को खरबों से लेकर खरबों मैट्रिक्स गुणन और योग संचालन की आवश्यकता होती है, और आमतौर पर बहुत बड़े मैट्रिसेस का उपयोग किया जाता है। अंत में रे ट्रेसिंग कोर है। सदस्यता प्रायोजकों के आभारी हैं, जिन्होंने हमारे वीडियो का समर्थन किया।